1987, न्यू मैक्सिको, यूएसए। ये वो टाइम था जब न्यू मैक्सिको की सबसे सख्त जेल, पेनिटेंशियरी ऑफ न्यू मैक्सिको, सैकड़ों डेंजरस क्रिमिनल्स से भरी हुई थी। रेपिस्ट्स, किलर्स और आर्म्ड रॉबर्स, ऐसे लोग जिन्हें सोसाइटी से दूर रखने के लिए लॉ ने उम्र भर के लिए जेल में बंद कर दिया था। लेकिन 4 जुलाई मतलब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 7 बेहद डेंजरस कैदी जेल से भाग गए। जैसे ही ये न्यूज़ फैली, एफबीआई और लोकल पुलिस को तुरंत एक्शन में आना पड़ा, क्योंकि ये कोई आम कैदी नहीं थे। हर एक की हिस्ट्री वायलेंस, रेप या मर्डर से जुड़ी थी। इनका बाहर होना सिर्फ लॉ के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी सीधा खतरा बन गया था। ये जेल ब्रेक अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे डेंजरस केसेस में से एक था। पुलिस और एफबीआई के सामने ऐसा केस इससे पहले कभी नहीं आया था, लेकिन असली डर उन आम लोगों के लिए था जो इन कैदियों के रास्ते में आ सकते थे। उनके लिए ये एक ऐसा डर था जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। सैंटा फे, न्यू मैक्सिको के बाहर बनी इस जेल की नॉर्थ यूनिट एक लेवल 6 सिक्योरिटी फैसिलिटी मानी जाती थी। यहाँ स्टेट के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता था, हथियारबंद लुटेरे, रेपिस्ट और मर्डरर। इन्हीं में से एक था विलियम गिलबर्ट, एक कन्विक्टेड किलर। उसे अपने ब्लॉक में सफाई का काम दिया गया था। लेकिन 4 जुलाई 1987, जो देश के लिए इंडिपेंडेंस डे था, गिलबर्ट के लिए भी फ्रीडम का मौका बन गया। उसने कंट्रोल रूम का दरवाजा जबरदस्ती खोला और 6 और कैदियों को भी आजाद कर दिया। अब 7 एक साथ कंट्रोल रूम में थे, जेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जगह, जहां से दरवाजों से लेकर अलार्म तक सब कंट्रोल होता है। गिलबर्ट के पास एक गन भी था। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी सीढ़ी से छत तक जाने का रास्ता पकड़ा। साथ में एक गार्ड को हॉस्टेज बना लिया। छत पर पहुंचकर वो ऐसे कोने की तलाश में थे जहां से नीचे कूदकर भागा जा सके। जैसे ही उन्हें वो पॉइंट मिला जहां छत खत्म होती थी और जेल फेंस शुरू होती थी, उन्होंने मौका नहीं गंवाया। नीचे उतरते ही उन्होंने गार्ड को एक फेंस से हथकड़ी में बांध दिया और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद गार्ड किसी तरह खुद को फ्री करता है और दौड़ता है हेल्प के लिए। जब जेल अथॉरिटीज को इसकी जानकारी मिलती है तो पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। सवाल उठता है, आखिर गिलबर्ट के पास जेल के अंदर गन कैसे पहुंची और उसने सिर्फ 2 मिनट में पूरी यूनिट की सिक्योरिटी कैसे क्रॉस कर ली? इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि बजट कट्स की वजह से उस टावर में उस वक्त कोई गार्ड था ही नहीं जिससे छत और आउटर फेंसिंग को प्रॉपरली देखा जा सके। यहां तक कि छत पर लगे सिक्योरिटी सेंसर्स भी बंद थे। अब कंफ्यूजन ये था कि क्या ये सब पहले से कैदियों को पता था या फिर ये सब एक खतरनाक इत्तेफाक था? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस ट्रू क्राइम स्टोरी में। लेकिन शुरुआत करने से पहले, अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। जेल को तुरंत लॉकडाउन में डाल दिया गया। चारों तरफ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले जेल के आसपास का पूरा एरिया स्कैन किया गया। भगे हुए कैदियों को जेल से निकले मुश्किल से 15 मिनट ही हुए थे, इसलिए वार्डन ने तुरंत न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को कॉल किया। ऑर्डर दिया गया, सारे रोड सील कर दिए जाएं और हर पुलिस ऑफिसर को अलर्ट पर रखा जाए। उस वक्त तक ये भी क्लियर नहीं था कि कुल कितने कैदी भागे हैं, इसलिए गार्ड्स ने इमरजेंसी हेड काउंट शुरू किया। जैसे ही गिनती पूरी हुई, पता चला कि 7 कैदी मिसिंग हैं और ये वही यूनिट थी जहां जेल के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स रखे जाते थे। इसके बाद पूरे जेल कॉम्प्लेक्स को चेक किया गया ताकि ये कंफर्म हो सके कि कोई अंदर तो नहीं छिपा है, लेकिन 7 कैदी कहीं नहीं मिले। अब लोकल पुलिस और शेरिफ डिपार्टमेंट्स को इन 7 कैदियों की फोटोज और पूरी डिटेल्स भेजी गई। हर जिले में अलर्ट जारी किया गया कि ये 7 लोग बेहद डेंजरस हैं और पब्लिक को इनसे दूर रहना चाहिए। फॉर्मर लेफ्टिनेंट मार्क राडोसेविच बताते हैं, हमें एक साथ 3 चीजें करनी थी, एक इन्वेस्टिगेशन प्लान, एक पब्लिक अलर्ट प्लान और एक अरेस्ट ऑपरेशन, और वो भी तुरंत, क्योंकि जरा सी देरी बहुत भारी पड़ सकती थी। अगर पुलिस जल्दी एक्शन में नहीं आती तो इसके नतीजे बहुत ही डेंजरस हो सकते थे। जेल सैंटा फे सिटी से सिर्फ 14 मील दूर थी और उसके आसपास कई रेजिडेंशियल एरियाज थे। ऑफिसर्स को डर था कि ये भागे हुए कैदी अब कुछ भी कर सकते हैं। जेल स्टाफ ने जैसे ही उन 7 भागे हुए कैदियों की पहचान की, तस्वीर और भी डरावनी हो गई। विलियम गिलबर्ट एक ऐसा इंसान जिसने 4 लोगों की हत्या की थी। उसे पहले मौत की सजा दी गई थी, लेकिन 1986 में जब न्यू मैक्सिको में डेथ पेनल्टी खत्म कर दी गई तो उसकी सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। जेम्स किन्सलो एक सीरियल रेपिस्ट और किलर, जिसे सिर्फ 22 साल की उम्र में 3 लाइफ सेंटेंसेस मिली थी। डेविड गलेगोस, जो आर्म्ड रॉबरी के जुर्म में सजा काट रहा था।
रॉबर्ट डेविस, जो पहले एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन बाद में खुद ही बन गया आर्म्ड रॉबर, जॉन श्मिट, हेक्टर टोरेस और माइकल रोमेरो, तीनों ही डेंजरस और वायलेंट क्रिमिनल्स थे जिन्हें लंबी सजाएं दी गई थी। जैसे ही न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को केस सौंपा गया, हर कोई समझ गया ये कोई मामूली एस्केप नहीं है। डेप्यूटी वार्डन कीथ नॉरवुड ने साफ कहा, ये सब लाइफ सेंटेंस काट रहे हैं, इनके पास अब खोने को कुछ नहीं है, और अगर ये बाहर हैं आम लोगों के बीच तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। कैदी को पकड़ने के लिए जो शुरुआती 48 घंटे होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशल माने जाते हैं। समय में पकड़ में ना आए तो उनके बाहर निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे मिनट घंटे में बदले, सर्च एरिया को बढ़ा दिया गया। अब 10 मील के रेडियस में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कार्लोस माल्डोनाडो, जो उस वक्त स्टेट पुलिस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर थे, बताते हैं, हमने हर एस्केप्ड कैदी की सेल से उनके क्लोथ्स इकट्ठा किए और उन्हें डॉग हैंडलर को दिया। कुत्तों ने उन्हीं कपड़ों की सेंट के बेस पर जेल के चारों तरफ सर्च शुरू कर दी। अब सवाल यह था, क्या ये सातों अभी भी आसपास ही कहीं छिपे हैं या फिर वो शहर से बहुत दूर निकल चुके हैं? पूरी लॉ एनफोर्समेंट टीम पर भारी प्रेशर था। एक ऑफिसर ने कहा, यह मेरे करियर की सबसे इंटेंस और थकाने वाली सर्च ऑपरेशंस में से एक थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सर्च ऑपरेशन और तेज होता गया। कुछ टीमें 3 पहिया ATV व्हीकल्स पर इलाके में घूम रही थीं। कुछ ऑफिसर्स घोड़े पर सवार थे और हर तरीका अपनाया जा रहा था ताकि एक एक कैदी को ढूंढा जा सके। स्टेट पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी हवा में था जिसमें लगा था FLIR कैमरा, यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। ये एक स्पेशल इंफ्रारेड कैमरा होता है जो जमीन से उठ रही बॉडी हीट को डिटेक्ट कर सकता है। हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टीम्स के बीच तालमेल इतना अच्छा था कि अगर कहीं से कोई हलचल या लोकेशन मिलती तो टीम तुरंत एक्शन में आ जाती। जहां भी कोई पॉसिबिलिटी लगती कि कोई कैदी छिपा हो सकता है, वहां पर टैक्टिकल टीम्स को भेजा गया। वहीं दूसरी टीमें घर घर जाकर तलाशी ले रही थीं। जेल के आसपास के इलाकों में हर दरवाजा खटखटाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ टीमें उन टिप्स और कॉल्स को भी फॉलो कर रही थीं जो आम लोगों से मिल रही थीं। जेल के पास एक अजनबी देखा गया, कोई कहता झाड़ियों में छिपा हुआ लग रहा था। हर कॉल को सीरियसली लिया जा रहा था। कैनाइन यूनिट्स यानी स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स एक ट्रेल पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने भागे हुए कैदियों की सेंट को फॉलो किया और ट्रैकिंग करते हुए इंटरस्टेट 25 हाईवे तक पहुंच गए। लेकिन वहीं जाकर ट्रेल अचानक खत्म हो गया। ना कोई गंध, ना कोई निशान। ये पुलिस के लिए एक बैड साइन था। कई ऑफिसर्स को यकीन था अगर वो जेल के अंदर गन ला सकते हैं तो हो सकता है उन्होंने पहले से गेटवे व्हीकल का भी इंतजाम किया हो। न्यू मैक्सिको की जमीन पर पैदल भागना आसान नहीं है। रात की ठंड, जहरीले सांप, कांटेदार कैक्टस, ऐसे हालात में कोई ज्यादा दूर पैदल नहीं जा सकता। करेक्शंस डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस और शेरिफ डिपार्टमेंट पहले से रेडी थे। उन्होंने कुछ प्री डिफाइंड रोड ब्लॉक सेट किए थे ताकि ऐसे इमरजेंसी में रास्तों को तुरंत बंद किया जा सके। अब पूरे न्यू मैक्सिको से पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया ताकि हर रोड और हाईवे को ब्लॉक किया जा सके। 2 लेयर की पेरीमीटर बनाई गई, एक इनर रोड ब्लॉक लाइन जेल के आसपास और एक आउटर लेयर, ताकि अगर कैदी पहली लाइन पार कर लें तो भी वो बच न सकें। इस ऑपरेशन में सिर्फ स्टेट पुलिस ही नहीं, सैंटा फे सिटी पुलिस, काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि ट्राइबल ऑफिसर्स भी शामिल थे। टेसुके, सैन डिएगो, सांटो डोमिंगो और सांता क्लारा ट्राइबल फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला। यहाँ तक कि उस वक्त न्यू मैक्सिको लॉ एनफोर्समेंट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे कैडेट्स को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया। अब पुलिस पर दबाव और बढ़ गया था, क्योंकि अगर ये सातों कैदी रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर छिप जाते तो किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। सैंटा फे, न्यू मैक्सिको, जहां 7 कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जिन पर डकैती, बलात्कार और हत्या जैसे संगीन जुर्म थे, एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से भाग चुके थे। इनमें सबसे डेंजरस और मास्टरमाइंड माना जा रहा था विलियम गिलबर्ट, एक ऐसा इंसान जिसने 4 लोगों की हत्या की थी और जिसे सिर्फ 7 महीने पहले गवर्नर ने मौत की सजा से बदलकर उम्र कैद में बदल दिया था। फॉर्मर न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेटर डेविड ओसुना कहते हैं, जब कोई कैदी जेल से भागता है तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है, बाहर निकलो और फिर कभी मत लौटो। ऐसे लोग पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी। अब पुलिस को सिर्फ कैदियों को पकड़ना नहीं था, उन्हें पब्लिक को भी वार्न करना था। हालात इतने सीरियस हो गए थे कि स्टेट गवर्नर को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। गवर्नर ने नेशनल गार्ड की हेल्प लेने की इजाज़त दी और पुलिस को एक सख्त ऑर्डर दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो गोली चलाने से मत हिचकना। लेकिन अब सर्च ऑपरेशन सिर्फ जंगलों या सड़कों की तलाशी तक सीमित नहीं था। अब बात थी इंटेलिजेंस की।
इन कैदियों का बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट्स और बिहेवियर। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने हर एक फाइल उठाकर देखनी शुरू की। उनकी सेग्रीगेशन रिपोर्ट्स, फोन कॉल रिकॉर्ड्स, विजिटर्स लिस्ट, यहां तक कि हर एक कैदी की मूवमेंट हिस्ट्री चेक की गई। किस दिन कौन सी सेल में था, किसके पास गया, किसने क्या भेजा। लेफ्टिनेंट मार्क रडोसेविच कहते हैं, जेल के पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है, चाहे वो विजिटर्स हो, सामान हो या मूवमेंट्स। ये सारी जानकारी एक जगह होती है, बस वक्त लगता है, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। फिलहाल ऐसा लग रहा था जैसे हर एडवांटेज कैदियों के पास है। वो पहले से सब प्लान करके निकले थे। उनके पास टाइम था, तैयारी थी और शायद इनसाइड हेल्प भी। कार्लोस माल्डोनाडो, जो उस वक्त स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेटर थे, कहते हैं, हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करता ही है, और हम उसी इंसानी गलती का वेट कर रहे थे। अब एजेंसीज को शक था कि इन कैदियों को इनसाइड हेल्प मिली हो सकती है। जिस कैदी के पास गन थी वो जेल में आई कैसे? क्या कोई गार्ड इसमें शामिल था या फिर कोई आउटसाइड कॉन्टैक्ट? जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन ये तो साफ था कि वो गन किसी न किसी तरीके से जेल के अंदर आई थी। अब शक इस बात पर भी था कि बाहर की दुनिया से भी कोई उनकी हेल्प कर रहा है, शायद कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त, क्योंकि भागने के बाद उन्हें सिर्फ फ्रीडम नहीं चाहिए थी, बल्कि अब उन्हें चाहिए थे नए कपड़े, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और किसी से कांटेक्ट करने का तरीका। इसलिए अथॉरिटीज़ को जल्दी से जल्दी ये पता लगाना था, क्या ये कैदी किसी से कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो सबसे पहले किससे? जवाब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अक्सर सबसे पहले आगे आते हैं परिवार वाले। पुलिस ने एक बड़ी लिस्ट तैयार की, हर उस इंसान की जिसका किसी भी एस्केप्ड कैदी से कभी भी कोई कनेक्शन रहा हो। कौन मिलने आता था, कौन किससे ज़्यादा इंटरेक्ट करता था, कौन किसके पास बार बार जाता था, हर डिटेल को डॉक्यूमेंट किया गया। टारगेट ये था कि सर्च एरिया को मैक्सिमम तक फैलाया जाए, लेकिन इतना नहीं कि सारे रिसोर्सेज बर्बाद हो जाएं और रिजल्ट न मिले। अब ये एक मैसिव ऑपरेशन बन चुका था। इस केस में FBI भी ऑफिशियली शामिल हो गई थी। फॉर्मर स्पेशल एजेंट विलियम ब्रैनहम बताते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी लीड किसी दूसरे स्टेट से जुड़ती है तो हम वहाँ FBI एजेंट को 1-2 घंटे में भेज सकते हैं। चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, एजेंट वहाँ जाकर पूछताछ कर सकता है और एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। इस बीच जेल के अंदर स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने बाकी बचे कैदियों से इंटेरोगेशन शुरू किया, लेकिन ये काम बेहद केयरफुली किया जा रहा था, क्योंकि जेल में इंटेरोगेशन करना बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हर कैदी हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है, कौन अफसर से कितनी बार मिल रहा है, हर मूवमेंट का कोई ना कोई मतलब निकाला जाता है। एक ऑफिसर ने बताया, अगर तुम किसी कैदी से ज़्यादा देर बात कर लो तो बाकी लोग तुरंत शक करने लगते हैं, क्या उसने कुछ बोल दिया, और उस कैदी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इंटेरोगेशन के लिए टाइमर सेट किया गया। हर कैदी को सिर्फ 20 मिनट मिलते थे। बात पूरी हो या अधूरी, टाइम पूरा होते ही उसे वापस भेज दिया जाता। जब नॉर्थ यूनिट के बाकी कैदियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, उन्हें इस प्लान की भनक तक नहीं थी। और जेल जैसी जगह में जहां अफवाहें और खबरें हर कोने में फैल जाती हैं, ये बात हैरान कर देने वाली थी। इसका मतलब था इन सातों ने अपना प्लान पूरी तरह सीक्रेट रखा था। जांच तब और गहरी हो गई जब रॉबर्ट डेविस की सेल की तलाशी में एक बहुत शॉकिंग डिस्कवरी हुई। कुछ दिन पहले गार्ड्स ने उसकी सेल से स्टेट पुलिस और जेल रेडियो कोड्स की कॉपी बरामद की थी, और अब एरोनॉटिकल चार्ट्स और मैक्सिको के मैप्स। क्या वो सच में किसी प्लेन हाईजैक की तैयारी कर रहे थे, या फिर ये सब कंफ्यूज करने के लिए था? जैसे ही ये सब एविडेंस मिला, एक ऑफिसर को तुरंत सेंटा फे एयरपोर्ट भेजा गया। स्टेट पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया कि अगर कोई सस्पिशियस पर्सन दिखे, खासकर रॉबर्ट डेविस जैसा, तो तुरंत रिपोर्ट करें। क्योंकि डेविस भले ही जेल में था, लेकिन वो किसी आम क्रिमिनल जैसा नहीं था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। ये कोई मौका देखकर किया गया जेल ब्रेक नहीं था। ये पूरी तरह प्लान्ड और बेहद रिस्की ऑपरेशन था, जिसमें हर कदम पहले से तय था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को आम लोगों की मदद चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सीधे पब्लिक अपील की, अगर आपको इन सातों में से कोई भी दिखे तो न उन्हें अपने घर में आने दें, न कोई मदद करें, बस तुरंत पुलिस को कॉल करें। पुलिस ने सभी फरार कैदियों की मगशॉट्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स प्रेस को जारी कर दी। लोगों को बताया गया कि ये अपराधी कितने डेंजरस हैं, ताकि कोई भी गलती से इनसे सिंपैथी न दिखाए। अब जनता ही पुलिस की आंखें और कान बन चुकी थी। टीवी पर इन सातों कैदियों की डिटेल्ड स्टोरीज चलने लगी। हर चैनल, हर न्यूज़पेपर, हर रेडियो स्टेशन पर सिर्फ एक ही खबर थी, 7 कैदी जेल से फरार और अब हमारे बीच कहीं छिपे हैं। पुलिस की हॉटलाइंस पर हजारों कॉल्स आने लगी। सेंटा फे और उसके 40 मील के दायरे में जहां भी कुछ अजीब या संदिग्ध दिखा, लोग तुरंत रिपोर्ट करने लगे।
इन्वेस्टिगेटर्स हर एक टिप को वेरीफाई कर रहे थे और साथ ही हर उस रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे जहां से कोई कैदी स्टेट से बाहर निकल सकता था। सेंटा फे को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। गवर्नर से लेकर आम नागरिक तक पूरा स्टेट इस घटना से डरा हुआ था। हर घर में एक ही डर बैठ गया था कि कहीं कोई रात में दरवाज़ा न तोड़ दे, कहीं कोई फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। ऑफिशियल्स का मानना था कि ये सातों अब भी सेंटा फे के ही आसपास हैं और अभी तक पुलिस की बनाई गई पेरीमीटर को पार नहीं कर पाए। 2 दिन बाद एक लोकल होम ओनर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके घर में ब्रेक इन हुआ है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन्हें एक जेल जंपसूट मिला। इस एक सुराग से साफ हो गया, या तो सारे कैदी या फिर कम से कम कुछ अब भी सेंटा फे के आसपास ही छिपे हुए हैं। उसी दिन जेल से सिर्फ 2 मील दूर एक लोकल रेस ट्रैक पर एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था। वो जैसे ही ट्रैक का राउंड ले रहा था, उसे एक आदमी वहां घूमता हुआ दिखा। वो चिल्लाया, अरे रुको, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी चौंक गया और फिर जो हुआ उसने इस पूरे केस को एक नई दिशा दे दी। थोड़ी ही देर की बातचीत में गार्ड को अंदाजा हो गया ये उन्हीं 7 भागे हुए कैदियों में से एक हो सकता है। उसने तुरंत उसे हैंडकफ किया और लोकल पुलिस को कॉल कर दिया। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने पहचान की हेक्टर टोरेस, वही नाम जो फरार कैदियों की लिस्ट में था। अब जब एक कैदी पकड़ा गया था तो उम्मीद थी कि बाकी भी आसपास ही होंगे। फौरन एक स्वॉट टीम को रेस ट्रैक पर भेजा गया। अगर बाकी कैदी भी वहीं कहीं छिपे हैं तो अब वो चारों तरफ से घेर लिए गए। लेकिन अफसोस, रेस ट्रैक की पूरी तलाशी के बाद भी बाकी 6 कैदियों का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के पास एक ही उम्मीद थी, हेक्टर टोरेस। कार्लोस माल्डोनाडो बताते हैं, जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने कहा वो बस चलता रहा घंटों तक। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। थकते थकते वो इतना टूट चुका था कि आखिर में वापस उसी जेल के पास पहुंच गया जहां से भागा था। टोरेस का कहना था कि उसे जेल ब्रेक प्लान की कोई जानकारी नहीं थी। उसने मौका देखकर भागने का फैसला किया। उसने बताया कि जेल से निकलने के बाद 4 कैदी साथ रहे, गिलबर्ट, डेविस, किंसलो और गलेगोस। बाकी कैदी तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। अब इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि गिलबर्ट ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को बाहर निकाला था। टोरेस और रोमेरो शायद असली प्लान का हिस्सा नहीं थे। वो बस उस वक्त वहां मौजूद थे और मौका मिलते ही भाग लिए। गिलबर्ट, डेविस, किंसलो और गलेगोस, ये चारों जेल ब्रेक के असली मास्टरमाइंड थे। बाकी 3 टोरेस, रोमेरो और श्मिट शायद सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकाले गए थे। फॉर्मर FBI स्पेशल एजेंट विलियम ब्रैनन ने कहा, यह एक स्मार्ट मूव थी। लीडर्स ने ऐसे लोगों को भी बाहर निकाल दिया जिनके पास कोई प्लान नहीं था, जो नहीं जानते थे कि उन्हें जाना कहाँ है। इसका मतलब था कि पुलिस का ध्यान बटेगा और वो असली मास्टरमाइंड तक देर से पहुंचेगी। 3 दिन बीत चुके थे। अब भी पुलिस का मानना था कि 6 फरार कैदी सेंटा फे के आसपास ही हैं। उनके नाम थे माइकल रोमेरो, एक हथियारबंद डकैत, जॉन श्मिट, एक हिंसक अपराधी, विलियम जिलबर्ट, 4 कत्ल कर चुका मुजरिम, रॉबर्ट डेविस, पूर्व पुलिसकर्मी और लुटेरा, जेम्स किंसलो, सीरियल रेपिस्ट, डेविड गलेगोस, एक कुख्यात हथियारबंद अपराधी। इन 6 में से कोई भी आम लोगों के लिए सीधा सीधा खतरा बन सकता था। पुलिस को अब पूरा यकीन था ये लोग घर तोड़ने, लूट करने और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्हें चाहिए था खाना, रहने की जगह और ट्रांसपोर्ट, ताकि वो इलाके से बाहर निकल सकें। 7 जुलाई यानी जेल ब्रेक के 3 दिन बाद सेंटा फे के एक उपनगर से एक कॉल आती है। एक लड़की अपने छोटे कजिन की देखभाल कर रही थी। उसे लगा कोई अजनबी उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। सेंटा फे पहले से ही डर के साए में जी रहा था और इस लड़की को भी वही डर महसूस हुआ। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बताया कि कोई सस्पिशियस पर्सन उसके घर की तरफ आ रहा है। पुलिस तुरंत रवाना हुई, लेकिन जब तक वो पहुंची वो आदमी सिर्फ एक ब्रेड पैकेट लेकर चला गया था। ना कोई हमला, ना तोड़फोड़, बस एक ब्रेड। लेकिन ये छोटी सी घटना भी एक बड़े डर की पुष्टि थी। अब पुलिस ने लड़की से पूछा, क्या वो उस आदमी को पहचान सकती है? उस लड़की ने बिना झिझके उस शख्स की पहचान की, डेविड गालेगोस, जेल से भागा हुआ एक खतरनाक अपराधी। अब जब यह साफ हो गया कि गालेगोस अब भी सेंटा फे के आसपास है, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। स्वॉट टीम्स को पूरे एरिया में तैनात कर दिया गया। हर घर, हर कोने की तलाशी ली गई। कम से कम 1 मील के रेडियस में कोई भी घर छोड़ा नहीं गया। लेकिन गलेगोस और बाकी एस्केप्ड कैदी कहीं नहीं मिले। इस कॉल ने एक चीज तो साफ कर दी थी, अब कैदी अपने क्लोथ्स और आइडेंटिटी बदल रहे थे। उनका मकसद था भीड़ में खुद को छुपा लेना ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। शायद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं या फिर सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगले ही दिन सेंटा फे से करीब 85 मील दूर
एक और संदिग्ध गतिविधि देखी गई। एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने एक फ्लैटबेड ट्रक देखा जिसके पीछे कुछ अजीब लग रहा था। ऑफिसर ने ट्रक को रुकवाया और जब पीछे जाकर चेक किया तो वहां एक आदमी छिपा हुआ था। धीरे धीरे नीचे आओ, हाथ ऊपर रखो, नीचे बैठो। ये पूरा सीन कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और ऑफिसर की अलर्टनेस की वजह से एक और कैदी पकड़ा गया। इस बार पुलिस की गिरफ्त में था रॉबर्ट डेविस, एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जो अब बन चुका था आर्म्ड रॉबर। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने उससे तुरंत पूछताछ शुरू की और फिर डेविस ने इस पूरे केस की परतें खोल दी। डेविस इस केस को सुलझाने में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने बताया कि यह पूरा प्लान कब शुरू हुआ, किसने क्या रोल निभाया और अब बाकी बचे कैदी कहाँ छिपे हो सकते हैं। डेविस के मुताबिक गिलबर्ट, किंसलो और गलेगोस अब भी साथ थे और जैसा पुलिस पहले से शक कर रही थी, डेविड गलेगोस का एक रिलेटिव उनकी मदद कर रहा था। प्लान कुछ ऐसा था, पहले उन्हें सैंटा फे के एक स्टोरेज यूनिट में छिपाया जाएगा जब तक कि रोड ब्लॉक्स हटा नहीं दिए जाते। फिर वही रिलेटिव उन्हें एल्बुकर्की ले जाएगा और वहां से तीनों मिलकर कैलिफोर्निया भागने की तैयारी कर रहे थे। फॉर्मर लेफ्टिनेंट मार्क रडोसेविच ने कहा, हमें पता था कि डेविस की दी गई इन्फो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास जो भी डिटेल्स थी वो काफ़ी हद तक क्रेडिबल लग रही थी। जैसे ही पता चला कि ये लोग शायद स्टेट बॉर्डर पार करने वाले हैं, न्यू मैक्सिको पुलिस ने तुरंत FBI से संपर्क किया। अब केस फेडरल जुरिस्डिक्शन में जा चुका था। FBI ने इन तीनों पर UFAC कंप्लेंट फाइल की, यानी अनलॉफुल फ्लाइट टू अवॉइड कन्फाइनमेंट। इस कानून के तहत FBI अब इन्हें देश भर में कहीं भी पकड़ सकती थी। FBI ने पूरे अमेरिका में अपना जाल बिछा दिया। हर एजेंट को अलर्ट पर रखा गया। अब यह सिर्फ न्यू मैक्सिको की तलाश नहीं थी, यह बन चुका था एक नेशनल मैनहंट। लेकिन इसी बीच न्यू मैक्सिको पुलिस एक और क्रूशियल लीड पर काम कर रही थी, वो स्टोरेज यूनिट जिसे डेविस ने बताया था। उसका कहना था कि ये यूनिट एक फेक नेम पर रेंट की गई थी। अब एजेंट्स और पुलिस टीम्स ने मिलकर सैंटा फे एयरपोर्ट के आसपास के हर स्टोरेज फैसिलिटी की सर्च शुरू कर दी। हर नाम, हर एड्रेस, हर रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा था। कहीं इसी शहर के किसी कोने में गिलबर्ट, किंसलो और गलेगोस अब भी छिपे हुए थे। अब पुलिस और FBI ने एक एक करके उन लोगों की पहचान शुरू की जो इन तीनों के सबसे करीब थे। हर रिलेटिव, हर जान पहचान वाला, हर वो इंसान जो उनसे मिलने आया हो, सबकी जांच की गई। FBI ने कई लोगों से पूछताछ की, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्या उन्हें इस जेल ब्रेक की कोई जानकारी थी। ज़्यादातर लोग सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन पर शक बरकरार रहा। उनमें से एक था डेविड गलेगोस का भाई का साला। FBI एजेंट्स, जिनमें खुद डेविड ओसुना भी शामिल थे, अल्बुकर्की पहुंच गए गलेगोस के परिवार से पूछताछ करने। गलेगोस के साले ने साफ कहा, उसे कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने उससे कांटेक्ट किया है, लेकिन पुलिस को शक था वो झूठ बोल रहा है। कई और दिन बीत गए। रोड ब्लॉक्स अब भी लगे हुए थे। सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स लगातार सर्च में लगे हुए थे। मान भी लिया जाए कि गिलबर्ट, किंसलो और गलेगोस अब कैलिफोर्निया की ओर भाग चुके हैं, लेकिन अब भी 2 कैदी सैंटा फे के आसपास ही मौजूद थे। 11 जुलाई, जेल ब्रेक को पूरे 7 दिन हो चुके थे। सैंटा फे के एक अमीर इलाके में एक 17 साल की लड़की हाउस सिटिंग कर रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अकेली नहीं है। अचानक 2 गनमैन घर में घुस आए। उन्होंने लड़की से कार कीज मांगी और वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। लड़की ने जैसे तैसे खुद को संभाला और तुरंत सैंटा फे पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और तभी एक ऑफिसर देखता है वही चुराई गई कार उसकी तरफ आ रही है, जिसमें 2 सस्पेक्ट्स बैठे हैं। पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी मोड़ी और दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, दोनों गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। किसी का बच पाना मुश्किल था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। इस क्रैश में माइकल रोमेरो को पकड़ लिया गया, लेकिन जॉन श्मिट किसी तरह वहां से भाग निकला। अब श्मिट घायल था, डरा हुआ और शायद कुछ भी करने को तैयार, बस आज़ादी बचाने के लिए। अब तक 3 फरार कैदी गिरफ्तार हो चुके थे, 4 अब भी खुलेआम घूम रहे थे। 11 जुलाई की सुबह सैंटा फे का एक निवासी अपने गराज के पास खून के निशान देखता है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। ये वही इलाका था जहां रोमेरो पकड़ा गया था और श्मिट पिछली रात गायब हुआ था। पुलिस ने उस ब्लड ट्रेल को फॉलो किया और निशान सीधे उस गैराज तक पहुंचे। वहीं छिपा हुआ मिला जॉन श्मिट। उसे सैंटा फे के डाउनटाउन में गार्डन्स मैंशन के पास एक गैराज से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूरे शहर में फिर से हलचल मच गई। अब 4 कैदी पकड़े जा चुके थे, बाकी बचे थे सबसे खतरनाक 3 नाम: विलियम गिलबर्ट, 4 लोगों का हत्यारा; जेम्स किंसलो, एक सीरियल रेपिस्ट; डेविड गलेगोस, एक कुख्यात आर्म्ड रॉबर।
लेकिन अब इस जेल ब्रेक को 3 हफ्ते बीत चुके थे और पुलिस के पास न वक्त बचा था न बजट। रोड ब्लॉक्स बनाए रखना, सैकड़ों ऑफिसर्स को ड्यूटी पर तैनात रखना, सब पर हैवी खर्च हो रहा था। आखिर एक बड़ा फैसला लिया गया, सारे रोड ब्लॉक्स हटा दिए गए। डेविड ओसुना ने एक बार फिर रॉबर्ट डेविस से पूछताछ की। डेविस अब भी उसी बात पर अड़ा था। वो यहीं हैं, सैंटा फे में, और एक स्टोरेज शेड में छिपे हैं। मैं सच कह रहा हूं। अब पुलिस के पास बस यही एक आखिरी लीड बची थी। FBI और स्टेट पुलिस ने मिलकर सैंटा फे के हर स्टोरेज यूनिट को फिर से खंगालना शुरू किया और फिर उनका काफिला पहुंचा एयरपोर्ट रोड के पास एक स्टोरेज फैसिलिटी में। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एजेंट्स को पता चला कि एक स्टोरेज यूनिट में कुछ लोग काफी समय तक ठहरे थे, और जब उन्होंने उस यूनिट की कंक्रीट वॉल को ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा सा छेद मिला। वो छेद इतना छोटा था कि शायद किसी का ध्यान ही न जाए, लेकिन उससे बाहर आने जाने वाली गाड़ियां और लोगों की बातचीत तक सुनी जा सकती थी। एजेंट्स पहले भी इस जगह की कई बार तलाशी ले चुके थे, लेकिन एक गलती हो गई थी। कुछ फाइलें मिस हो गई थीं। कुछ कार्ड्स को एक अलग फाइलिंग कैबिनेट में रखा गया था, जिसे पहले एजेंट्स ने कभी देखा ही नहीं था। अब यह पूरी तरह क्लियर हो चुका था। गिलबर्ट, किन्सलो और गलेगोस को आउटसाइड हेल्प मिल रही थी। कोई था जो लगातार उनसे कांटेक्ट में था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक नया मेथड अपनाया, ऑब्वियस सर्वेलेंस, जहां पुलिस जानबूझकर सस्पेक्ट्स के रिलेटिव्स के बाहर खड़ी रहती थी ताकि उन्हें प्रेशर महसूस हो और इसी टेंशन में वो कोई मिस्टेक कर बैठे। मकसद था उनकी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करना, ताकि वो कुछ ऐसा करें जो लीड दे सके। इसी के साथ साथ पुलिस ने कुछ चुनिंदा लोगों की फोन लाइंस पर पेन रजिस्टर डिवाइसेस इंस्टॉल किए, ताकि ये पता चल सके कि किस नंबर से कॉल्स जा और आ रही हैं। और एक दिन ये टेक्निक काम कर गई। डे 21 एक स्पेसिफिक सस्पेक्ट के फ़ोन पर एक कॉल आती है जो एल्बुकर्की के एक मोटेल से की गई थी। जैसे ही कॉल ट्रेस हुई, FBI और स्टेट पुलिस एजेंट्स तुरंत उस मोटेल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फ्रंट डेस्क क्लर्क को बचे हुए तीनों क्रिमिनल्स की फोटोज दिखाई। क्लर्क ने तस्वीरें देखते ही कहा, हाँ, ये तीनों यहीं थे, अभी कुछ मिनट पहले ही चेकआउट किया है। अब FBI और पुलिस के पास ताज़ा सुराग था, ताज़ा लोकेशन थी और वक्त बहुत कम था। FBI और पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन तब तक तीनों गायब हो चुके थे। अधिकारियों को यह माना पड़ा कि गिलबर्ट, किन्सलो और गलेगोस अब शायद न्यू मैक्सिको से बाहर निकल चुके हैं। न कोई कॉल, न कोई टिप, कोई नया सुराग नहीं था। अब शक गया कैलिफोर्निया की ओर, क्योंकि गलेगोस के कुछ रिलेटिव्स वहीं रहते थे और रॉबर्ट डेविस ने भी पूछताछ में कैलिफोर्निया का जिक्र किया था। अब FBI और लोकल पुलिस ने कैलिफोर्निया के सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स और FBI ब्रांचेस को अलर्ट भेजा कि ये तीनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और ये एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। इनमें से सबसे खतरनाक माना जा रहा था जिमी किन्सलो। वो एक ठंडे दिल का कातिल और बलात्कारी था और एजेंसीज को डर था कि वो फिर से वही सब रिपीट कर सकता है, और वो डर सच साबित हुआ। अब खबर आई थी एरिजोना में जिमी किन्सलो ने एक नया क्राइम कर दिया है। 3 हफ्ते पहले 7 कैदियों ने जेल से भागकर इतिहास बना दिया था। अब बचे थे सिर्फ 3, और उनमें से एक अब लोगों को बंधक बना रहा था। एरिजोना के एक घर में किन्सलो ने जबरदस्ती घुसपैठ की और उसका पहला सवाल था, घर में कोई बंदूक है? फॉर्मर FBI स्पेशल एजेंट विलियम ब्रैनन के मुताबिक किन्सलो ने उस घर से कई हथियार उठा लिए, 4 राइफल्स, एक शॉटगन और कई हैंडगन्स। अब वो सिर्फ डेंजरस नहीं था, वो अब हेविली आर्म्ड बन चुका था। उसने पूरे परिवार को हॉस्टेज बना लिया और उन्हें जबरन कार में बैठाकर कहा, फ्लैगस्टाफ से चलो बार्स्टो, कैलिफोर्निया। ये थी एक 350 मील लंबी यात्रा और पूरे रास्ते वो उन्हें कंट्रोल में रखे रहा। बार्स्टो पहुंचकर किन्सलो ने उस परिवार को एक मोटेल रूम में बंधक बना दिया और फिर 3 घंटे बाद वो वहां से निकल गया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने उस दंपत्ति की 11 साल की बेटी को अपने साथ ले लिया और परिवार की गाड़ी में उसे लेकर भाग गया। माँ बाप किसी तरह खुद को बंधन से छुड़ाते हैं और तुरंत बार्स्टो पुलिस को कॉल करते हैं, प्लीज़ हरी, वो हमारी बेटी को ले गया है। पुलिस ने तुरंत FBI से संपर्क किया। अब हालात बहुत ही सीरियस हो चुके थे। लॉस एंजलिस FBI ऑफिस के चीफ बकी कॉक्स ने कहा, एक अपराधी का भागना एक बात है, लेकिन जब वो एक 11 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर ले तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। इससे ज़्यादा सीरियस कोई केस नहीं होता। FBI और लोकल पुलिस ने हर गली, हर सड़क, हर मोटल, हर चेक पोस्ट पर उस वैन की तलाश शुरू कर दी जिसमें किन्सलो और वो बच्ची थे। और फिर 2 घंटे बाद एक चमत्कारी ब्रेक आया। गार्डन ग्रोव, कैलिफोर्निया, बार्स्टो से 115 मील दूर एक पुलिस कार के पास एक छोटी लड़की आती है। वो रोते हुए कहती है,
मुझे एक अपराधी ने किडनैप किया था, उसने मेरे परिवार को बांध दिया था और फिर मुझे यहां लाकर छोड़ गया। उसने बताया कि किंसलो ने उसे कई घंटे घुमाया और फिर एक रेस्टोरेंट के पीछे लाकर कहा, यहीं रुको, मैं वापस आऊंगा। अगर तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन वो बच्ची डरी नहीं। उसने हिम्मत दिखाई और सीधे सड़क पर जाकर एक पुलिस कार को रोका। उसने अफसरों को बताया उसे जिमी किंसलो ने किडनैप किया था। वो अब भी उसके पापा की गाड़ी चला रहा है और उसने फोन पर कहा था कि वो किसी ट्रेलर पार्क में अपने दोस्तों से मिलने वाला है। अब पुलिस के पास एक ठोस सुराग था। गार्डन ग्रोव पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाके में वो वैन ढूंढनी शुरू की जो बच्ची के परिवार की थी। ज्यादा देर नहीं लगी, वो गाड़ी जल्दी ही एक सड़क के किनारे खड़ी मिल गई। लेकिन पुलिस ने सीधे एक्शन नहीं लिया। उन्हें अंदेशा था कि अगर कोई अभी भी गाड़ी के पास है तो किसी भी जल्दबाजी में वो भाग सकता है या फिर किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने दूरी बनाकर सर्वेलेंस शुरू किया। FBI की स्वॉट टीम ने सिर्फ 2 ब्लॉक्स दूर एक स्ट्रिप मॉल में अपना कमांड पोस्ट सेट किया। वो ऐसी जगह होना चाहते थे जहां से सब देख सकें, लेकिन कोई उन्हें ना देख सके। गार्डन ग्रोव डिटेक्टिव्स वैन की निगरानी करते रहे और फिर अचानक रेडियो पर एक तेज आवाज आई, वैन की लाइटें जल गई हैं, इंजन ऑन हो गया है, कोई अंदर आ गया है। सभी को लगा था कि वैन खाली है, लेकिन हकीकत ये थी कि जिमी किंसलो पूरे वक्त अंदर ही छिपा हुआ था। अब वो FBI और पुलिस की नजरों के सीधे सामने था। FBI को अब एक बड़ा फैसला लेना था। क्या वो किंसलो को ट्रैक करते रहें और देखें कि वो गिलबर्ट और गलेगोस से मिलता है या नहीं, या फिर उसे अभी और यहीं पकड़ लिया जाए। FBI ने बिल्कुल सही फैसला लिया, किंसलो को तुरंत दबोचने का। गार्डन ग्रोव पुलिस और FBI ने चारों तरफ से वैन को घेर लिया। सामने वैन, पीछे FBI और साइड में गार्डन ग्रोव की पेट्रोल कार। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। किंसलो के पास हथियार थे और वो एक बेरहम अपराधी था, इसलिए डर था कि वो आखिरी वक्त में फायरिंग कर सकता है। लेकिन जिमी किंसलो ने आखिरकार हार मान ली। ऑल राइट, आई सरेंडर। उसे तुरंत हथकड़ी लगाई गई। FBI और पुलिस ने वैन की तलाशी ली और जो मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। फॉर्मर LA FBI चीफ बकी कॉक्स बताते हैं, ड्राइवर सीट के ठीक नीचे एक .357 रिवॉल्वर रखी थी। अगर वो चाहता तो 1 सेकंड में किसी की जान जा सकती थी। पीछे की सीट पर और भी हथियार थे, शॉटगन, राइफल्स, हैंडगन्स। किंसलो पूरी तरह रेडी फॉर वायलेंस था। लेकिन किस्मत से किसी मासूम की जान नहीं गई। FBI के पास एक ही सवाल था, गिलबर्ट और गलेगोस कहाँ हैं? शुरुआत में किंसलो पूरी तरह चुप था, लेकिन एजेंट्स ने उस पर धीरे धीरे प्रेशर बनाना शुरू किया। तुम्हारे पास अब खोने को कुछ नहीं है, जितना कोऑपरेशन करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। और फिर जैसा कि फॉर्मर FBI एजेंट विलियम ब्रैनन ने कहा, इन लोगों के बीच कोई वफादारी नहीं होती। किंसलो ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि विलियम गिलबर्ट और डेविड गलेगोस अब भी गार्डन ग्रोव के एक मोटल में छिपे हुए हैं। उसे रूम नंबर याद नहीं था, लेकिन उसने मोटल का एक नक्शा बनाकर एजेंट्स को दिखाया। बताया कि वो दूसरी मंजिल पर है। इतना ही नहीं, किंसलो ने यह भी बताया कि गलेगोस का एक रिश्तेदार भी उनके साथ है और वही उन्हें मोटेल तक लेकर आया था। वो रिश्तेदार नीचे की मंजिल पर एक अलग कमरे में ठहरा हुआ था, ठीक गिलबर्ट और गलेगोस के कमरे के नीचे। अब FBI के सामने एक और क्रिटिकल डिसीजन था। क्या इस कमरे पर तुरंत रेड किया जाए या पहले और कंफर्मेशन का इंतजार किया जाए? मोटेल में कई इनोसेंट लोग भी मौजूद थे और यह भी अंदेशा था कि गिलबर्ट और गलेगोस के पास अब भी हथियार हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उनके पास अब खोने को कुछ भी नहीं था। FBI कमांड पोस्ट, जो उसी मोटेल से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर थी, वहां से टीम हर सेकंड का हिसाब ले रही थी। अगर रेड में कोई गलती हो जाती या उन्हें देखकर गिलबर्ट और गलेगोस फायरिंग शुरू कर देते तो मासूम लोगों की जान जा सकती थी। दूसरी तरफ अगर FBI देर करती तो शायद ये दोनों फिर से भागने में कामयाब हो जाते। काफी सोच विचार के बाद FBI ने फैसला लिया, मोटल पर रेड डाली जाएगी। प्लान साफ था। ऊपर के कमरे में जहां गिलबर्ट और गलेगोस छिपे थे, वहां FBI SWAT टीम नो नॉक एंट्री करेगी। नीचे का कमरा जहां उनका मददगार ठहरा हुआ था, वहां होगा नॉक और अनाउंस। सुबह 6:30 पर SWAT टीम एक्शन में आ गई। जैसे ही फ्लैशबैंग डिवाइस कमरे में फेंका गया, पूरा कमरा एक पल के लिए धमाके और तेज रोशनी से भर गया। FBI एजेंट्स ने रूम नंबर 243 में जबरन एंट्री ली। विलियम गिलबर्ट और डेविड गलेगोस को कुछ ही सेकंड्स में कस्टडी में ले लिया गया। कमरे की तलाशी में पुलिस को मिले 2 सॉर्ड ऑफ शॉटगन्स, एक रिवॉल्वर और काफी मात्रा में गोलियां। इन तीनों को लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कानून और टेक्नोलॉजी ने आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया। 31 जुलाई यानी 27 दिन बाद आखिरकार 7 अपराधी दोबारा जेल में डाल दिए गए।
ये जेल ब्रेक महीनों से प्लान किया जा रहा था, लेकिन आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि विलियम गिलबर्ट जेल के अंदर गन कैसे लेकर आया। इस घटना के बाद न्यू मैक्सिको में एक नई, ज्यादा सुरक्षित जेल बनाई गई, जहां मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए। FBI और न्यू मैक्सिको लॉ एनफोर्समेंट की कड़ी मेहनत आखिरकार काम आई। माइकल रोमेरो, रॉबर्ट डेविस, जॉन श्मिट और हेक्टर टोरेस, इन पर अतिरिक्त चार्ज लगाए गए और उन्हें नई सजाएं सुनाई गईं। लेकिन विलियम गिलबर्ट, जिमी किंसलो और डेविड गलेगोस अब कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे। इन तीनों को अब उम्र भर जेल में ही सड़ना होगा। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये एक याद दिलाने वाली कहानी थी कि चाहे प्लान कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बचना हमेशा के लिए मुमकिन नहीं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे केसों के लिए कहानी YT को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और असली और चौंकाने वाली कहानी के साथ।